हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे द ईयर, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस इतना ही है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जहाँ भी पढ़ाया गया वहाँ पे ये समझ नहीं आया है। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव रीच्ड आउट टू मी कि ईयर, आईज या किन्हीं को तो पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही समझ नहीं आया। सो यहाँ डिटेल में तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना तो आई विल मेक श्योर कि आपको पूरा एनसीईआरटी समझ में आ जाए। और अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ जा रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी द ईयर. The ear perform two sensory functions. We don't only use our ears to just hear the sound. हमारे ears का बस इतना काम नहीं है कि हम sound सुन सके। हम अगर स्टेबल तरीके से खड़े हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को, स्टैटिक बैलेंस कर पा रहे हैं, या फिर हम साइकिल चलाते टाइम या फिर दौड़ते टाइम भी अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, यानी कि अगर हम स्टैटिक बैलेंस या डायनेमिक बैलेंस शो कर रहे हैं तो ये दोनों भी हमारे इंटरनल ईयर की वजह से, या आप कह सकते हो ईयर की वजह से। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन कि ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शंस, द हियरिंग एंड सेकंड इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस. And the body balance includes both the balance, that is the static as well as the dynamic balance. Anatomically the ear can be divided into three major sections. Yes, ये यहाँ बात कर रहा है एक्सटर्नल ईयर का, जो आपको यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपका ईयर ड्रम जो है वो एक तरीके से आपके एक्सटर्नल और आपके मिडिल ईयर के बीच का पार्टीशन है। सो दिस इज योर एक्सटर्नल ईयर, दिस इज योर मिडिल ईयर, जो ये रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें तीन छोटे छोटे बोन्स है जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। और इसके बाद जो भी आपको अंदर दिख रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट आपका इंटरनल ईयर में आता है। सो the ear perform two sensory functions, the hearing and the maintenance of body balance. And anatomically, the ear can be divided into three major sections: the outer, the middle, and the inner ear. नाउ अब मॉर्फोलॉजी उनका जो है कि हाँ आउटर ईयर में क्या है, मिडल में क्या है और इनर में क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। So the outer consists of the pinna. This is your pinna, which is made up of yellow elastic cartilage, and the external auditory meatus. This is the auditory meatus, that is the canal, and this is this point. Meatus actually means the opening. So the meatus leads to the canal. So the external ear में तीन चीजें आती है आपकी, the pinna, the opening, and the canal, right? And the pinna collects the, अब सबका काम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम इसकी लेबलिंग को पहले समझ लेते हैं। ये टेम्पोरल बोन है, आप जानते हो ये टेम्पोरल बोन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्रेनियम, राइट? स्कल का पार्ट है क्रेनियम और फेशियल बोन, जिसमें आपका क्रेनियम का पार्ट है, आप जानते हो टेम्पोरल बोन दो होता है नंबर में। और ये मैलियस, इनकस, स्टैपिस, ये तीनों, मैलियस, इनकस एंड स्टैपिस, ये तीनों भी बोन्स ही हैं, काफी छोटे छोटे बोन्स हैं, जिनमें सबसे छोटा है स्टैपिस और सबसे बड़ा है मैलियस। मैलियस का शेप का बात करें तो ये हथौड़ा की तरह होता है, हैमर लाइक। इनकस का बात करें तो ये एनविल शेप्ड का होता है, जिसपे कॉबलर्स जो है शूज को पॉलिश करते हैं रख के। और स्टैपिस जो है आपका वो स्टिरअप शेप का होता है, एज इन आप जब भी घोड़े पे राइड करोगे तो आप जिस भी स्ट्रक्चर में अपना पैर रखते हो फॉर कि आपको राइडिंग में हेल्प मिले, वो स्टिरअप कहलाता है। ओके, अदरवाइज आपको बस इतना जानना है कि ये तीनों ईयर ऑसिकल्स है। यहाँ पे ओवल विंडो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मिडिल और अपना इंटरनल ईयर है, इन दोनों के बीच में दो ओपनिंग होता है, एक ओवल ओपनिंग होता है और एक राउंड ओपनिंग होता है। और ओपनिंग है तो हम इसको विंडो बोलते हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सो हमारा जो मिडिल ईयर है और हमारा जो अंदर वाला ईयर है, इंटरनल ईयर है, इन दोनों के बीच में दो ओपनिंग होती है, एक ओवल और एक राउंड। हमारे जो ईयर ऑसिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले यानी ओवल विंडो से जुड़े होते हैं, राउंड विंडो से कोई भी ईयर ऑसिकल जुड़ा नहीं होता है। तो इससे एक और कंक्लूजन हमें ये मिल रहा है कि हमारा जो साउंड का ट्रांसफर है फ्रॉम मिडिल टू द इनर ईयर इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द ओवल विंडो, नॉट विद द हेल्प ऑफ द राउंड विंडो। अगर आप यहाँ से कंक्लूड नहीं कर पा रहे तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा सकती हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे राउंड विंडो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे वाले ओपनिंग को, और ये देखो ये जो ओपनिंग है ये इनर ईयर, सॉरी ये ओवल वाली ओपनिंग है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये आपके इंटरनल ईयर का कॉक्लिया है। आप इतना मत समझो, आप सीधे समझो कि ये गोल जो स्ट्रक्चर है क्वाइल्ड, ये आपका इनर ईयर है, और इसके इस साइड जो है ये आपका मिडिल ईयर है। तो मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में आपको दो ओपनिंग्स दिख रही है, ये है आपका ओवल और नीचे वाला आपका राउंड। तो आपका जो ओवल विंडो है ऊपर वाला, इसी से आपको यहाँ पे स्टिरअप शेप का एक बोन जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, दिस बोन इज स्टेपस। सो द मिडिल ईयर
से जो भी साउंड पास हो रहा है इंटरनल ईयर में वो सिर्फ और सिर्फ ओवल विंडो के थ्रू हो रहा है। राउंड विंडो इज ऑफ नो यूज एज सच, राइट। सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि स्टैपिस जो है वो ओवल विंडो में है। ओके, नाउ दिस इज द कॉक्लियर नर्व। एज यू नो कि हमारे ईयर से नर्व्स निकल के जाते हैं जिन्हें हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। वो हमारे ब्रेन में जाते हैं टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन में। तो ये कॉक्लिया से जो नर्व निकल के जा रहा है जो अल्टीमेटली ऑडिटरी नर्व का पार्ट बनेगा, तो उसको हम कॉक्लियर नर्व कहते हैं। एंड द स्क्वायर्ड पोर्शन इज नोन एज कॉक्लिया। ये जो ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मिडिल ईयर और फेरिंग्स को कनेक्ट करेगा, दिस इज द यूस्टैचियन ट्यूब। ये रेड कलर से आपको यहाँ पे दिख रहा है, पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईयर को कनेक्ट कर रहा है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि प्रेशर जो है वो मिडिल ईयर के अंदर ज्यादा ना बिल्ड हो जाए, एयर प्रेशर। क्योंकि आप जानते हो आपके आपके जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें भी एयर है और आपके जो मिडिल ईयर है उसमें भी एयर है, लेकिन आपके इंटरनल ईयर में लिक्विड भरा हुआ है, इसलिए हम इसको फ्लूइड फिल्ड लैबिरिंथ कहते हैं। खैर, आप ये जानते हो कि आपके जो ईयर ऑसिकल्स है ये अंदर वाली है तीनों, ये काफी जोर से वाइब्रेट करते हैं। मतलब अगर साउंड का जो इंटेंसिटी है वाइब्रेशन का, जो आप कलेक्ट कर रहे हो एयर से, जो आपका पिन्ना कलेक्ट कर रहा है उससे काफी ज्यादा इंटेंसिटी में वाइब्रेट करते हैं ये तीनों ईयर ऑसिकल्स। इसलिए हम कहते हैं कि ये साउंड को एम्पलीफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सो आप जानते हो कि ईयर ड्रम से इधर से जो साउंड की इंटेंसिटी आ रही है, जो भी एम्पलीट्यूड है उस साउंड का, उससे काफी ज्यादा इस मिडिल ईयर में हो जा रहा है, जिसकी वजह से चांसेस है कि इस ईयर ड्रम पे अंदर की तरफ से ज्यादा प्रेशर पड़े और ये अंदर की तरफ से डैमेज हो जाए। तो इस डैमेज से रोकने के लिए जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ मिडिल ईयर में पड़ता है, इसको हम लोग अपने फेरिंग से बाहर निकाल देते हैं थ्रू यूस्टैचियन ट्यूब। ओके, और ईयर ड्रम को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो ये हमने इस डायग्राम को पूरा डिस्कस कर लिया। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक दैट आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी meters, that is the canal, and the pinna collects the vibration in the ear, as you all know कि हम लोग sound collect pinna से ही करते हैं, which produce sound. एंड यहाँ पे वाइब्रेशंस इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, बट लाइट को ऐसा नहीं है, लाइट बैक में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो साउंड जिस भी मीडियम से होकर ट्रांसफर होता है उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा देता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड और द पिल्ला कनेक्ट्स द वाइब्रेशंस इन द मीडियम थ्रू विच द साउंड ट्रेवल्स, एज इन हमारे केस में यहाँ पे एयर। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स leads inwards and extends up to the tympanic membrane, the eardrum. Yes, हमारा जो एक्सटर्नल ओपनिंग है और कैनाल है वो हमको ईयर ड्रम तक लेके जाता है और काफी छोटे छोटे हेयर और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, हम जानते हो ईयर में हमारे ईयर वैक्स होता है, तो उसको सेक्रेट करने के लिए हमारे पास जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारे पिन्ना के स्किन में और हमारे जो ओपनिंग है, हमारे जो कैनाल्स हैं उन दोनों के स्किन में। और अगर हम बात करें, क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है कि आपका जो ईयर ड्रम है वो किस चीज से बना, तो आप बोलोगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम बाहर की तरफ से स्किन से ढका हुआ है और अंदर की तरफ से म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, पर बीच में दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है। So the eardrum is made from the skin on the outer side and the mucous membrane on the inner side, and in between the skin and the mucous membrane, a connective tissue ka layer is present. The middle ear consists of three ear ossicles, the malleus, incus and stapes, which is connected to each other in a chain-like fashion. आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये आपका इससे जुड़ा हुआ है एक बस पार्ट से और ये आपके स्टैपे से जुड़ा हुआ है एक एक, बस एक like connection से. So the malleus and stapes are connected to each other in a series-like fashion or in a chain-like fashion. The malleus is attached to the tympanic membrane एंड द स्टैपस इज अटैच टू द ओवल विंडो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे एक्सटर्नल ईयर को हमारे मिडिल ईयर से कनेक्ट करने वाले ईयर ऑसिकल का नाम है मैलियस। तो मैलियस ही है जो कि अटैच्ड है हमारे ईयर ड्रम से, और हमारा जो स्टैपस है वो अटैच्ड है हमारे इनर ईयर के ओवल विंडो से, राइट, नॉट राउंड विंडो से। राउंड विंडो से कोई भी ईयर ऑसिकल्स कनेक्टेड नहीं है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। मैंने आपको बताया कि जिस भी इंटेंसिटी से साउंड आ रहा है, जो भी साउंड का एम्पलीट्यूड है या जो भी उसके वाइब्रेशंस करवाने का एम्पलीट्यूड है, जो उसका रियल एम्पलीट्यूड है उसे काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स। सो our ear ossicle just increase the efficiency of transmission of sound wave to the inner ear, क्योंकि अगर वो साउंड जो भी हमारे पास आ रहा है अगर उसकी इंटेंसिटी काफी कम होती है, उसकी एम्पलीट्यूड काफी कम होती, तो हो सकता था कि वो मिडिल ईयर में ही वैनिश हो जाता, वो इंटरनल ईयर तक ट्रांसफर नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि ईयर ऑसिकल्स जो है वो हमेशा छोटे से छोटे साउंड की भी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। एंड eustachian tube connects the middle ear cavity with the pharynx. सो हमारा जो यूस्टैचियन ट्यूब है, हम लोग ये जान चुके हैं कि इट हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर विद द pharynx, एंड इट
just releases out the extra air or extra air causing the extra pressure from the middle ear to the pharynx and ultimately pharynx से mouth के through वो बाहर निकल जाता है. The eustachian tubes helps in equalizing the pressure on either side of the eardrum क्योंकि eardrum के बाहर वाले साइड पे एक्सटर्नल ईयर वाले साइड पे तो प्रेशर वैसे भी कम है एज कम्पेयर टू द मिडिल ईयर वाला साइड. तो एक्चुअली कहना ये चाह रहा है कि मिडिल ईयर में जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको वो आपके eustachian ट्यूब से बाहर pharynx के थ्रू निकाल देता है. The fluid-filled inner ear is known as labyrinth and it consists of two parts. So this is the most tricky part. और अगर आप यहाँ पे समझ लेते हो तो आपको inner ear बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके लिए ear काफी आसान हो जाएगा. तो आपका जो inner ear है, आपका जो इनर ईयर है, दिस इनर ईयर इज लाइक, आप ऐसा समझो कि आपका एक रूम है और रूम के अंदर आपने एक बड़ा सा उसी रूम के साइज का बॉक्स रख दिया. ठीक है, तो आपका इनर ईयर कुछ ऐसा ही है. आपका इनर ईयर की जो बाउंड्री है ये बोन से बनी हुई है और आपकी इनर ईयर के अंदर एक मेम्ब्रेन से बनी हुई चीज रखी हुई है एकदम एग्जैक्टली उसी शेप की जिस शेप का आपका वो बोन है. राइट, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा इनर ईयर जो है उसमें दो पार्ट है, एक बाहर वाला बोनी वाला पार्ट और एक अंदर वाला मेम्ब्रेन वाला पार्ट. तो हम पूरे इनर ईयर को बोलते हैं लैबिरिंथ क्योंकि ये फ्लूइड से भरा हुआ होता है. मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ फ्लूइड्स देखने को मिलेंगे, मतलब बिटवीन द बोनी पार्ट एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट, और मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर भी आपको कुछ लिक्विड फ्लूइड देखने को मिलेंगे. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो इनर ईयर है इट इज फ्लूइड फिल्ड, जबकि आपका एक्सटर्नल और आपका मिडिल ईयर जो था वो हवा से फिल्ड था, एयर फिल्ड था. हमारा जो इनर ईयर है वो किस फ्लूइड से भरा हुआ है, तो हम बोलेंगे लिम्फ से भरा हुआ है क्योंकि कलरलेस फ्लूइड है. तो आप जानते हो कि आपका बोनी वाला जो पार्ट है, बोनी पार्ट ऑफ योर इनर ईयर, तो इसको हम बोनी लैबिरिंथ बोलते हैं क्योंकि इसमें भी लिक्विड है एंड एनीथिंग फिल्ड विद फ्लूइड इज लैबिरिंथ. और आपका जो अंदर वाला पार्ट है इनर ईयर का जो मेम्ब्रेन से बना हुआ है इट इज नोन एज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ क्योंकि ये भी फ्लूइड से भरा हुआ है, लिम्फ से भरा हुआ है. सो आपका जो बाहर वाला पार्ट है बोनी लेबिरिंथ और आपके मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरिलिम्फ क्योंकि पेरीफेरी पे है. ऐसा लिम्फ जो पेरीफेरी पे हो दैट इज पेरिलिम्फ. और जो अंदर में है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर में है दैट इज नोन एज द एंडोलिम्फ क्योंकि ये अंदर में है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आपको इस फोटो में जो भी इंटरनल ईयर में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपको ये कॉइल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दिस इज कॉक्लिया, और आपको कॉक्लिया के ऊपर ऐसे तीन जो है ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर कैनल्स टाइप का दिख रहा होगा, दिस इज थ्री सेमी सर्कुलर कैनल्स. और ये सेमी सर्कुलर कैनल्स जिस चीज पे रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी पार्ट है कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनल के बीच में, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द ऑटोलिथ ऑर्गन. तो हम कह सकते हैं कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हमारे इनर ईयर में तीन पार्ट है, हमारा कॉक्लिया जो कॉइल्ड पार्ट है, हमारा तीन सेमी सर्कुलर कैनाल, और उस कैनाल वो कैनाल जिस चीज पे रेस्ट कर रहा है वो स्वेलन पार्ट दैट इज द ऑटोलिथ ऑर्गन. So we can say that our inner ear consists of three parts, the cochlea and upper two parts. एंड आई होप आप सब जानते होंगे कि ये जो ऊपर का दोनों पार्ट है दिस इज द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑटोलिथ ऑर्गन, इन दोनों को हम मिला के वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं. आई होप आपको इतनी चीजें अगर समझ में आ गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. बस आप इतना समझो इनर ईयर पूरी तरह से भरा हुआ है फ्लूइड से. जो उसकी बाउंड्री है उसको हम कहते हैं कि वो बोन से बना है, बोनी लेब्रिथ. उसके अंदर जो है वो उसका मेम्ब्रेनस पार्ट है दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रिथ. बोनी लेब्रिथ के अंदर आपको पेरिलिम्फ मिलेगा और पेरिलिम्फ के अंदर आपको मेम्ब्रेनस लेब्रिथ मिलेगा जिसके अंदर आपको एंडोलिम्फ मिलेगा. पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों जो है वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, लिम्फ है. आपको कॉक्लिया के ऊपर वेस्टिबुलर अपैरेटस मिलेगा. वेस्टिबुलर अपैरेटस में आपको तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे टिल्टेड दिखते हैं और वो जिस चीज पे रेस्ट कर रहे होते हैं उसको हम ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं. ईयर का फर्स्ट लाइन था कि ईयर दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक सेंसरी और एक मतलब दो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, एक हियरिंग और एक मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस. सो आप जानते हो कि अभी तक आपने सिर्फ एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में पढ़ा कि साउंड कैसे आता है. एक्सटर्नल ईयर से पिन्ना से कलेक्ट होकर आपके कैनाल में आता है, कैनाल से ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाता है, वाइब्रेट करवा के जब वो मिडिल ईयर में जाता है तो ईयर ऑसिकल्स और ज़्यादा इंटेंसिटी से वाइब्रेट करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं साउंड को, और फिर वो इनर ईयर में जाता है. अभी तक हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि वो मेंटेन कैसे कर रहा है ईयर हमारे बॉडी के बैलेंस को. तो ये ट्विस्ट हमें इंटरनल ईयर में पढ़ना है. इंटरनल ईयर में हमने जो देखा है कि ये दो चीज यहाँ पे होते हैं, आपको बस इतनी छोटी सी चीज याद रखनी है कि जो क्वाइल्ड वाला पार्ट है नीचे वाला कॉक्लिया, इसी कॉक्लिया में आता है साउंड. तो इस कॉक्लिया का काम है हियरिंग, है ना, हियरिंग में ये हेल्प करता है. लेकिन इनर ईयर में ये जो बाकी ऊपर का पार्ट है वेस्टिबुलर अपैरेटस जिसमें आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ऑटोलिथ ऑर्गन आ रहे हैं, these two parts are of no use in hearing. They are responsible for maintenance of body balance, whether it is dynamic balance, whether it is static balance.
राइट। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो आपको बता दूं कि जब आप डायनेमिक बैलेंस आप अपना मेंटेन कर रहे होते हो तो वो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स करवाता है, और जब आप अपना स्टैटिक बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हो तो वो आपको सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया के बीच में जो स्वेलन पार्ट है वो करवाता है, दैट इज योर ऑटोलिथ ऑर्गन। सो ये लाइन सुन लो, अगर आप ये लाइन याद रख रहे हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा ईयर समझ में आ जाएगा कि आपका इनर ईयर जो है वही है जो आपके ईयर को दोनों फंक्शन सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करता है, हियरिंग एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, जिसमें आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस बॉडी बैलेंस को मेंटेन करवाता है और आपका जो कॉक्लिया है वो आपके हियरिंग में हेल्प करता है। वेस्टिबुलर अपैरेटस में आपका सेमी सर्कुलर कैनल्स आपका डायनामिक बैलेंस को मेंटेन करवाता है, जबकि आपका जो swollen part है दैट इज द ऑटोलिथ ऑर्गन, ये आपके स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करवाता है, राइट। So let's go back to the para. The fluid filled inner ear is known as labyrinth and consists of two parts, the bony and the membranous labyrinth. I hope this is clear to you all. The bony labyrinth is a series of channels. यहाँ पे ये कह रहा है कि बोनी लैबिरिंथ बहुत सारे चैनल से मिलकर बना है, बहुत सारे पाइप से मिलकर बना है, क्योंकि आप यहाँ पे जान रहे हो कि यहाँ पे 3 पाइप तो आपको ऊपर ही दिख रहा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा एक सिंगल क्वाइल्ड पाइप दिख रहा है। ये क्वाइल्ड पाइप जो है इसका बाउंड्री बोन से बना हुआ है। इस क्वाइल्ड पाइप के अंदर में क्वाइल्ड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका bony labyrinth, it is a series of channels, and inside these channels lies the membranous labyrinth. Obviously, I hope this line is clear to you all, which is surrounded by a fluid which is known as perilymph. Membranous labyrinth के बाहर होता है perilymph और membranous labyrinth के अंदर होता है endolymph. The membranous labyrinth is filled with a fluid which is known as the endolymph, and the coiled portion of the labyrinth is called cochlea. C for coiled, C for cochlea, and the membranes constituting the cochlea, the Reisner's and the basilar membrane divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into upper scala vestibuline, lower scala tympani. देखिए लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिख दिया पर ये है बहुत इजी। ये बात कर रहा है उस क्वाइल्ड ऑर्गन कॉक्लिया के मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बारे में। तो आप जानते हो कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भरी होती है एंडोलिम्फ। इस फिगर को ठीक से समझने के लिए आपको इस फिगर को देखना पड़ेगा। हाँ, इस फिगर को आप देखिए। देखिए अगर ये जो कॉइल्ड कॉक्लिया इसको आपने सीधा कर दिया तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है अनकॉइल्ड में। तो आप देख सकते हो कि आप जो है ये जो बाहर वाली बाउंड्री आपको दिख रही है ये वाली, ये बोनी बोन से बनी हुई है, बोनी लैबिरिंथ है, और अंदर में जो आपको एक कॉक्लियर डक्ट दिख रहा है वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। तो रियलिटी में जो भी ऑर्गन्स हैं वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर ही है, जहाँ पे आपको ग्रीन कलर से कॉक्लियर डक्ट दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो कॉक्लियर डक्ट जो लिखा हुआ है दैट इज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ऑफ द कॉक्लिया, इट डिवाइड्स द बोनी लैबिरिंथ इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर. Upper chamber of the bony labyrinth is known as scala vestibuli and the lower is called as scala tympani, and the middle one is known as the scala media. बीच में तो मीडिया। आप जानते हो कि बोनी लैबिरिंथ के अंदर भरा होता है पेरिलिम्फ, तो ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी इन दोनों में पेरिलिम्फ है, जबकि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर होता है एंडोलिम्फ। तो स्कैला मीडिया जो कि यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट लिखा हुआ है उसके अंदर होगा आपका एंडोलिम्फ, राइट। और मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका मिडिल ईयर और इनर ईयर कनेक्टेड होता है दो ओपनिंग से, दैट इज द ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, बट द ईयर ऑसिकल्स ऑफ द मिडिल ईयर ओनली कनेक्ट थ्रू द ओवल विंडो। सो यहाँ पे आपको ओवल विंडो में ही एक कनेक्शन दिख रहा होगा स्टैपिस का, नीचे जो गोल वाला विंडो राउंड विंडो है उसमें आपको कोई भी कनेक्शन, कोई भी ईयर ऑसिकल्स जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है जो कि मिडिल ईयर और इनर ईयर को जोड़ रहा हो। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ऐसा दिख रहा है बीच में, इसका जो नीचे वाला मेम्ब्रेन है वो बेसिलर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर रहा है, और जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है उसको हम रेजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसने सीधे यहाँ पे फोटो दिखा दिया है कि अगर आप इस सीधे किए हुए कॉक्लिया जो गोल गोल घुमा हुआ कॉइल्ड पार्ट है उसको अगर आप सीधा कर दोगे, और फिर इसने इसको कट भी कर दिया है कि सेक्शनल व्यू दिखाया कॉक्लिया का। दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। जब कॉक्लिया को सीधा कर दोगे तो आपको 3 चैम्बर देखने को मिलेगा। ऊपर वाले का नाम है स्कैला वेस्टिबुलाई, बीच वाले का नाम है स्कैला मीडिया, और लास्ट वाले का नाम है स्कैला टिम्पैनी। आप जानते हो कि ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज ओनली द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो ये जो लाइन आपको ये दिख रहा है दिस इज द अपर बाउंड्री ऑफ द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, इसका नाम है रेजनस मेम्ब्रेन। ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है दिस इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द स्कैला मीडिया, दिस इज नोन एज द बेसिलर मेम्ब्रेन। आप जानते हो कि ये जो है और ये जो है ये दोनों चैम्बर जो है बोनी लैबिरिंथ के अंदर है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बाहर है, तो इसमें होगा पेरिलिम्फ और इसमें होगा पेरिलिम्फ। जबकि ये जो है ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर है स्कैला मीडिया, तो इसमें होगा एंडोलिम्फ, जो मैंने इसे ऑलरेडी लिख दिया।
आपको पता है कि जो भी ऑर्गन्स है वो आपके मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो स्केला मीडिया है उसी के अंदर आपको एक ऑर्गन देखने को मिलेगा जो आपको हियरिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि हियरिंग में रोल है कॉक्लिया का, जबकि बैलेंस में रोल है वेस्टिबुलर apparatus का। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक ऑर्गन दिखता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ऑर्गन ऑफ कॉटी को ऊपर से एक मेम्ब्रेन ढक के रखता है जिसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जब भी साउंड हमारे मिडिल ईयर से हमारे इनर ईयर में आता है, तो जो भी फ्लूइड भरे हुए इनर ईयर में, उस फ्लूइड में रिपल्स क्रिएट होते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी तालाब में एक स्टोन फेंक के देखा होगा, उसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह के रिपल्स हमारे इनर ईयर में बनते हैं जब मिडिल ईयर से स्टैपिस जो है वो वाइब्रेट करके हमारे ओवल विंडो से हमारे इनर ईयर को साउंड के वाइब्रेशंस ट्रांसफर करता है। तो आप जैसे इस फिगर से देख चुके हो कि आपका जो है अनकॉइल्ड कॉक्लिया, ये जो आपका ओवल विंडो है स्टैपिस, स्टैपिस जो है ओवल विंडो से कनेक्ट करता है इनर ईयर को। कोई पूछे कि कॉक्लिया के किस पार्ट को कनेक्ट करता है, तो आप बोलोगे सबसे ऊपर वाले पार्ट को, दैट इज द स्केला वेस्टिबुलाई। तो जब भी साउंड आता है हमारे मिडिल से इनर ईयर में, तो सबसे पहले कॉक्लिया के स्केला वेस्टिबुलाई में जाता है, और फिर स्केला वेस्टिबुलाई से कनेक्ट होता है स्केला टिम्पैनी में। आप देख सकते हो कि स्केला वेस्टिबुलर और स्केला टिम्पैनी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, बाकी पूरे के पूरे कॉक्लिया में इन दोनों को डिवाइड किया है हमारे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ने स्केला मीडिया में। तो बोनी लेबिरिंथ का वो पार्ट जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से डिवाइडेड नहीं है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट कनेक्ट्स द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी। सो यही पॉइंट है जो कि इन दोनों के पेरिलिप को कनेक्ट करता है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज हेलिकोट्रेमा, जो कि इसके टिप पे पाया जाता है। अगर हम कॉक्लिया को सीधा कर देंगे तो यहाँ पे टिप पे मिलेगा। हम बोलते हैं कि जो टिप है कॉक्लिया का ये काफी पॉइंटेड है, जबकि जो बेस है कॉक्लिया का ये काफी स्वलन है, क्योंकि आप कभी भी कोई स्पाइरल चीज बनाओगे तो उसका बेस आपको थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा, ब्रॉड बनाना पड़ेगा, और टिप जो है आप उसका क्वाइलिंग के टाइम पे जो है वो आप कैसा बना देते हो, एकदम पॉइंटेड बना देते हो। तो चलिए, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सीधे ये स्टेटमेंट कहूँ कि जो भी साउंड के वाइब्रेशंस हैं वो मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर में आते हैं थ्रू द ओवल विंडो, और वो पहले स्कैला वेस्टिबुला में जाते हैं, फिर हेलिकोट्रैमा से स्कैला टिम्पनी में जाते हैं, और इन दोनों के पेरिलिप में रिपल्स क्रिएट होते हैं। और दोनों साइड के पेरिलिप में जब रिपल्स क्रिएट होते हैं तो हमारा जो स्कैला मीडिया है ये भी कैसे रिपल से बचा रह सकता है। तो स्कैला मीडिया का जो बेस वाला मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, या फिर स्कैला मीडिया का जो इंडोलिम्फ है, इन दोनों में भी वाइब्रेशंस या फिर रिपल्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे हमारा जो बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन पे ही रखा हुआ है ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी में भी वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन ऑफ कॉटी के जो सेल्स हैं, ये सेल्स भी वाइब्रेट करते हैं। आप जानते हो कि इन सेल्स के ऊपर ऐसे एक सीलिया होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, दिस इज स्टीरियोसीलिया, रुका हुआ सीलिया। और जैसा आपने इस फिगर में देखा है कि ऑर्गन ऑफ कॉटी के ऊपर, ऑर्गन ऑफ कॉटी के ऊपर आपको यहाँ पे ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अबव द ऑर्गन ऑफ कॉटी। जब ऑर्गन ऑफ कॉटी में वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं, तो हमारे जो हेयर सेल्स हैं, ये स्टीरोसीलिया वाले सेल्स हैं, ये भी ये भी क्या हो जाते हैं, हमारे जो ये सेल्स है ये क्या हो जाते हैं, ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इनके ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये उससे जाके टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, जैसे हमें किसी ने टच किया तो वो हमारा स्टिमुलस हुआ जिसने हमारे सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को खोला। वैसे ही जैसे ये हेयर सेल्स टकराते हैं हमारे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, तो क्या होता है, इनका भी टकराना एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है, और इनके भी जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाते हैं, और सोडियम अंदर आता है, और फिर क्या होता है, इनका आप पढ़ चुके हो, डीपोलराइजेशन हो जाता है, इनमें करंट भी जनरेट हो जाता है, और इसी तरीके से करंट जो है वो हमारे कॉक्लिया में ट्रांसफर हो जाता है, बन जाते हैं। और जैसे ही करंट हमारे न्यूरॉन्स में बनेगा, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है, अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो येलो वाला पार्ट है ऑर्गन ऑफ कॉटी के नीचे, ये न्यूरॉन्स है जिनका नाम है एफरेंट न्यूरॉन। ये सीधे कनेक्ट करते हैं हमारे ईयर को, इंटरनल ईयर को, हमारे टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन में। जैसे इनमें करंट जनरेट हो, ये करंट ट्रांसफर हो गया आपके टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन में, और आपने साउंड को डिटेक्ट कर लिया। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब आपको ये पूरा का पूरा पैरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। The membranes which constitute the cochlea are, cochlea के ऊपर है the upper chamber of cochlea. Actually the membranous part of cochlea is the resinous membrane, dividing the perilip into dividing the surrounding perilip into upper scala vestibuli and lower scala tympani. The space within the cochlea is known as the scala media, which is filled with endolymph. At the base of the cochlea, at the base of the cochlea, the scala vestibuli ends at the oval window. कॉक्लिया का जो राउंड स्ट्रक्चर है जो कि इस ब्रोड है, उसमें ये कह रहा है कि ओवल विंडो पे कौन सा चैम्बर कनेक्ट करता है मिडिल और इनर ईयर को, तो आप कहोगे स्केला वेस्टिबुलाई, जो कि इस फोटो में आपको साफ साफ दिख भी रहा था कि स्केला वेस्टिबुलाई ही था ऊपर वाला, जो कि कनेक्ट करा था आपके ओवल विंडो से आपके मिडिल और आपके इनर ईयर को।
while the scala tympani ends at or terminates at the round window which opens to the middle ear. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कैला जो टिम्पैनी नीचे वाला ये भी आपके राउंड विंडो से कनेक्ट करता है या टर्मिनेट होता है मिडिल ईयर पे, बट इसका कोई रोल नहीं है साउंड के ट्रांसमिशन में. साउंड अगर वापस से इसमें आ भी रहा है थ्रू द राउंड विंडो बैक टू द मिडिल ईयर तो वो वैनिश हो जाएगा, वैसा कोई उसका यूज नहीं वहाँ पे. मिडिल ईयर में जाके वापस क्या ही करेगा, एम्पलीफिकेशन तो तब करेगा ना वो ईयर ऑसिकल्स के वाइब्रेशन को तब बनाएगा जब ईयर ऑसिकल्स कनेक्टेड हो जाए राउंड विंडो से, वो तो कनेक्टेड है नहीं. Now, the organ of Corti is a structure which is located on the basilar membrane, right? Yes, organ of Corti एक structure जो basilar membrane पे रखा हुआ है, जिसमें क्या है, hair cells है जो कि auditory receptors की तरह काम करते हैं. Actually ये receive तो नहीं कर रहे sound को, but sound से actually current generate करने का काम इन्हीं में हो रहा है, hair cells of organ of Corti में हो रहा है, इसलिए हम इनको auditory receptor कह रहे हैं. The hair cells are present in the rows on the inner internal side of the organ of Corti. Yes, वो इस तरीके से एक दूसरे के बगल बगल में होते हैं, इसलिए कह रहा है कि rows में है और organ of Corti के अंदर में है. The basal end of the hair cell is in close contact with the afferent nerve fibers. ये जो organ of Corti है, ये बहुत सारे ऐसे cells इसमें इस तरीके से होंगे. तो जो सबसे ऊपर वाला सेल होगा organ of Corti का, इसमें ये hair cells होगा और ये इन्हीं में करंट ट्रांसफर हो रहा है. लेकिन इनका जो नीचे वाला एंड है, ये जो नीचे वाला एंड है इन हेयर सेल का, या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक हेयर सेल से क्या है, इस तरीके से न्यूरॉन्स कनेक्टेड है. तो ये नीचे वाला जो एंड है हेयर सेल का, वो क्लोज कांटेक्ट में होता है एफरेंट नर्व फाइबर्स के. यहीं से जो है न्यूरॉन जाते हैं आपके टेम्पोरल लोब में और इनको हम ऑडिटरी न्यूरॉन्स कह सकते हैं, राइट. The basal end of या auditory nerve कह सकते हैं. The basal end of the hair cell is in close contact with the afferent nerve fiber. A large number of processes which is known as stereocilia are projected from the apical part of each hair cell. Very easy. Above the rows of the hair cell there is a thin elastic membrane that is a tectorial membrane. ये काफी elastic है, तभी तो उससे बार बार hair cell टकराते हैं और फिर वापस अपने जगह पे वापस आते हैं. फिर से साउंड आया तो फिर से टकराते हैं और इस membrane में कुछ भी इसका पार्ट डैमेज नहीं होता है. तो दिस इज अ वेरी हाईली elastic tectorial membrane. तो इसी के साथ एनसीईआरटी ने जो है साउंड के बारे में, साउंड वाले ऑर्गन के बारे में एज इन कॉक्लिया के बस एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर दिया है. मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग उसने यहाँ बताया है कॉक्लिया का. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस के बारे में भी और फिर जो है हम लोग कंक्लूड करेंगे. तो इनर ईयर में एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं, जो कि कॉक्लिया के ऊपर है जैसा आपने फोटो में देखा था. और द वेस्टिबुलर अपैरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटोलिथ ऑर्गन. आप जानते हो कि जैसे आपको ऑर्गन ऑफ कॉटी एक ऐसा रिसेप्टर वाला स्ट्रक्चर था, मेन स्ट्रक्चर था कॉक्लिया का, वैसे आपको वेस्टिबुलर अपैरेटस में भी ऐसा ही एक उभरा हुआ रिज टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा. एक्चुअली सेमी सर्कुलर कैनाल का एक रिज टाइप स्ट्रक्चर होता है और एक ऑटोलिथ ऑर्गन का खुद का एक रिज टाइप स्ट्रक्चर होता है. सेमी सर्कुलर कैनाल का ऐसा उभरा हुआ रिज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टा, जिसके बारे में आई थिंक कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखिए क्रिस्टा बोलते हैं. इसका नाम एक्चुअली क्रिस्टा एम्पुलरिस क्यों है, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऐसे 3 थे, इन तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है वो इस तरीके से स्वलन होता है, ऐसा फूला हुआ होता है ऐसे. तो आप जानते हो बायोलॉजी में आप कहीं भी ऐसे स्वलन स्ट्रक्चर देखोगे तो आप इसको एम्प्यूला बोलोगे. तो आपको एक्चुअली जो रिज दिख रहा है आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में, वो एक्चुअली इसके एम्पुला में है, ना कि इसके कैनाल्स 90 डिग्री वाले कैनाल्स में. तो इसलिए हम इस रिज को क्रिस्टा बोलते हैं, चूंकि एम्पुला में होता है इसको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिज टाइप स्ट्रक्चर जो है उसी में हेयर सेल्स होते हैं रिसीव करने वाले, करंट जनरेट करने वाले. जैसे अब कॉक्लिया का जो रिज था वो आपके ऑर्गन ऑफ कॉटी उसका नाम था, वैसे ही आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके रिज का नाम क्रिस्टा है, क्रिस्टा एम्पुलरिस है. और आपका जो ऑटोलिथ ऑर्गन है इसके रिज का नाम है मैक्यूला. तो इसलिए यहाँ पे सीधे डायरेक्टली एनसीईआरटी ने लिख दिया है, थोड़ा भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ना फोटो दिया है, कि मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल. एक्चुअली ऑटोलिथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैक्यूल और यूट्रिकल. ये बस पोजीशन के बेसिस पे नाम है, मतलब मैं आपको बस ओवरव्यू ऐसे दे देती हूँ. आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अपनी कॉपीज में भी देखना, कि आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके नीचे जो बहुत बड़ा स्वेलन पार्ट है, इसमें आपको 2 छोटा छोटा और स्वेलन पार्ट दिखेगा. ऊपर वाला स्वेलन पार्ट जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सेमी सर्कुलर कैनाल के, उसका नाम है यूट्रिकल, और उसके नीचे जो उसका नाम है सैक्यूल. ये दोनों मिला के ऑटोलिथ ऑर्गन को हम कहते हैं. दोनों में रिज होता है जिसको हम मैक्यूला कहते हैं. तो यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी ने लिख दिया कि ऑटोलिथ में मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल. Each semicircular canal lies at a different plane at right angle to each other. तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है XYZ प्लेन में, मतलब एक XZ प्लेन में है तो एक XY प्लेन में और एक YZ प्लेन में. The membranous canals are suspended in the perilymph of bony canal. ये तो बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होगा कि बाहर में बोन है और अंदर में मेम्ब्रेन है. तो जो membranous canal है वो सस्पेंडेड है बाहर वाले बोनी कैनाल के पेरिलिम्फ में. The base of the canal is swollen and is known as ampulla. Semicircular canal का बेस फूला हुआ है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं.
जिसके पास एक प्रोजेक्टिंग रिज है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, जिसके पास हेयर सेल है। मैंने आपको बताया कि रिज दोनों में है, ऑटोलिथ ऑर्गन में भी है और आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में भी है। ऑटोलिथ ऑर्गन के रिज को हम मैक्यूला बोलते हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल के रिज को हम क्रिस्टा कहते हैं। जिसके पास क्या है, हेयर सेल्स। Now the saccular utricle contain a projected known as macula. The crista and the macula both are the ridge or are the specific receptor of the vestibular apparatus responsible for maintenance of the body, balance of the body and posture. Now one extra information कि सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे डायनेमिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि हमारा जो ऑटोलिथ ऑर्गन है या फिर आप कह सकते हो कि हमारा सैक्युलर यूट्रिकल है या फिर हमारा मैक्यूला है, ये हमारे स्टैटिक बैलेंस को कंट्रोल करता है। Now the mechanism of hearing. How does ear convert sound wave into neural impulse, and which are sensed and processed by the brain, enabling us to recognize the sound? कितना आसान है, how does our ear convert sound wave into neural impulse? The answer आप दोगे कि sound wave generate the ripples in the internal ear, firstly the perilimb and then the endolimb. And when the basilar membrane vibrates in response to the ripples of the endolimb or perilimb, then the organ of cortic hair cells also vibrate, and they just go and just smash to the tectorial membrane, which the smashing acts as a stimulus, which results in the opening of sodium voltage-gated channel protein, as a result of which sodium flows from the extracellular fluid to the like cytoplasm of the hair cell and causes depolarization, which actually results in action potential and hence the impulse transfer. And by this way, the sound impulses cause smashing and generation of electrical current, neural impulse, and yeah, by this way, the sound waves are converted into neural impulse. The externally receive sound and direct them to the eardrum. Now the eardrum vibrates in response to the sound wave, and these vibrations are transmitted through the ear ossicles to the oval window of the cochlea, and the vibrations are then passed through the oval window to the fluid of the cochlea, where they generate waves in the limbs, firstly the perilymph, then the endolymph. And the waves in the lymph induce a ripple in the basilar membrane, and the basilar membrane के ऊपर आप जानते हो organ of Corti है, so the wave in the limbs induce a ripple in the basilar membrane, and these movement of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neuron, and the impulse are then transmitted by the afferent fiber via the auditory nerve to the auditory cortex of the brain. As you guys know that the auditory cortex of the brain is the temporal lobe of the brain, where the impulse are analyzed and the sound is recognized. क्योंकि ब्रेन हमारे जो सेरेब्रम उसी में सब कुछ एनालाइज होता है और रिकॉग्नाइज होता है। आई होप आपको ईयर क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी से पूरा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बिना मैं एक्स्ट्रा किसी सोर्स के आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या पर्सनली पूछ सकते हो। सो थैंक यू। अगर आपको आइज भी पढ़ना है या फिर आपको किसी भी और चैप्टर की एनसीईआरटी से कोई भी एक पैरा उठा के पूछना है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई आउट कि आप मैं अभी आपको समझाऊं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी है और आप ऐसे टाइम पे बोलते हो जब मेरे पास टाइम रहता नहीं है। तो आई होप अभी आप मुझे बताओगे और मैं आपके क्वेरीज का बिल्कुल आंसर करूंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।